Hello, dear friends and students. Welcome to WOW Education. Dear all, life is precious, so is your job and career also. A good start will always lead you to a good goal. So, keeping this in mind, here I have brought you the MCQ practice series based on NCRT books. You may or may not aware that maximum questions are framed from NCRT class 6 to 12 books. So, I am wishing you all the best for your all upcoming examination. Today our practice set is class 7th history NCRT book and all the important question, not only the important question, all the minute questions they also have been covered in this practice set. So लेट अस स्टार्ट लेसन 1 इज ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स 1000 साल में क्या क्या परिवर्तन हुए। आपको याद रखना चाहिए क्लास 7 की जो हिस्ट्री है इट डील्स विथ मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन जो भारत है उससे डील करती है। सो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो आपको ये प्रैक्टिस सेट पक्का पूरा देखना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ अ कार्टोग्राफर, पर्सन हु मेक्स द मैप। मैप बनाने वाले जितने भी पर्सनस होते हैं, बंदे होते हैं, दे आर नोन एज कार्टोग्राफर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज अल इद्रीसी, नाम से पता चल रहा है वो कोई इस्लामिक व्यक्ति था, तो ही वॉज एन अरब जियोग्राफर हु मेड द मैप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन 1154 CE। CE इज कॉमन एरा, उसको AD भी बोल सकते हैं। तो अरब के जियोग्राफर थे जिन्होंने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब इंडिया की जितने नेबरिंग कंट्रीज हैं वो भी इंक्लूड हो जाती हैं, तो उनका 1154 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु यूज द टर्म हिंदुस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। इससे पहले हमने क्लास 6 की एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी थी, तो उसमें हमने देखा था किस प्रकार से भारत का नाम भारत या फिर इंडिया या फिर इंडस, हिंदोस, ये सब चीज़ें पढ़ा। तो अब हिंदुस्तान नाम किसने दिया भारत को? तो ये जो टर्म था इट वॉज फर्स्ट यूज बाय मिनाज सिराज, इट इज़ सिराज जे, अ राइटर इन पर्सियन। वो एक पर्सियन राइटर थे और उनका मतलब था हिंदुस्तान, उन्होंने उस एरिया को बोला था जिस एरिया के ऊपर दिल्ली सल्तनत का रूल था, उनका अधिकार था, उस क्षेत्र को उन्होंने हिंदुस्तान बोला। मेरे ख्याल से हिंदुओं को देख के, हिंदुओं के रहने वाली जगह को देख के उन्होंने हिंदुस्तान टर्म निकाला होगा, पर नाम अच्छा निकला। हु यूज द वर्ड हिंद फॉर द फर्स्ट टाइम। हिंद वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था? वो यूज किया था अमीर खुसरो ने, एक बहुत बड़े शायर गजल थे। वट आर आर्चिव्स? आर्चिव्स क्या होती हैं? आर्चिव्स आर द प्लेसेस टू प्रिजर्व डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट। अब देखो हमारे हिस्ट्री के इतने सारे पुराने मॉन्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, टेक्स्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ये सब चीज़ें मिलती रहती हैं। तो इन सब चीज़ों को हम अपने घरों पे नहीं रखते हैं, तो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा म्यूजियम जैसा बना रखा है, उसी को हम लोग आर्चिव बोलते हैं, जो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, जहाँ पे हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स या फिर डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पे प्रिजर्व है। उनको प्रिजर्व करने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए एटमॉस्फेयर, तो वो परफेक्ट कंडीशन उस जगह पे, उस लाइब्रेरी के अंदर मेंटेन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्क्राइब? स्क्राइब क्या होता है? स्क्राइब्स आर द पीपल हु कॉपीड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट। आज के टाइम पे अगर हमको कोई एक हम जो है ओरिजिनल बुक लिखते हैं, राइट, तो जो हम हाथ से लिखते हैं बुक वो हमारी ओरिजिनल बुक हो गई, बट उसके जो है बहुत सारे प्रिंट आउट निकल जाते हैं मशीन्स के थ्रू या फिर प्रिंटर के थ्रू, तो उनको हम कॉपी बोलते हैं। तो ऐसे ही पुराने टाइम पे जो ओरिजिनल हैंड रिटन बुक्स थी वो तो 1 पीस ही थी। फिर बाद में क्या हुआ, मुगल टाइम में जो बुक्स अच्छी लगने लगी, तो जो विदेश के जो रूलर्स थे, विदेश के जो क्रॉनिकलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्क्राइब? स्क्राइब्स आर द पीपल हु कॉपीड द ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट। पुराने ज़माने में जो बुक लिखी जाती थी वो ओरिजिनल जो राइटर है उसके द्वारा लिखी जाती थी, उसके हैंडराइटिंग में लिखी जाती थी। अब उसमें प्रिंटिंग प्रेसेस या फिर प्रिंटर्स नहीं होते थे, सो इसलिए एक ही ओरिजिनल कॉपी मिलती थी। बाद में मेडिवल टाइम में मुगल बहुत ट्रेवलर्स या फिर मुगल रूलर्स इंडिया के अंदर आए, इसके अलावा बहुत सारे फॉरेन के जो रूलर्स थे वो भी इंडिया के अंदर आए, तो उन लोगों को इंडियन जो राइटर्स हैं उनकी बुक्स अच्छी लगी, तो ओरिजिनल बुक तो अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, इसलिए क्या किया उन लोगों ने स्क्राइब्स को हायर करना स्टार्ट किया। स्क्राइब्स क्या होते थे? उनको पैसे दो तो वो जो है ओरिजिनल बुक के कंटेंट को एज इट इज़ कॉपी कर देते थे, एंड इट वाज आल्सो अ वेरी लॉन्ग एंड टाइम कंज्यूमिंग टास्क। तो इसमें भी बहुत टाइम लगता था, तो अच्छा खासा इन स्क्राइब्स को पैसा मिलता था। तो जो कॉपी करने वाली मशीन की जगह जो स्क्राइब्स होते हैं वो भी कॉपी करने का ही काम करते हैं, तो दोज पर्सन्स वर नोन एज स्क्राइब्स। व्हाट इज मेंट बाय टर्म पैन रीजनल? पैन रीजनल क्या टर्म है इंडिया की हिस्ट्री के अंदर, मेडिवल हिस्ट्री के अंदर? पैन रीजनल मीन्स स्पैनिंग डाइवर्स रीजन, जिसमें चोलास, खिलजीज, तुगलक एंड मुगल जो रूलर्स हैं उन लोगों के रूल करने का जो पूरा एरिया है उस एरिया को कंबाइन कर देते हैं, तो उसको हम पैन रीजनल एरिया बोलते हैं। हु आर पैट्रॉन्स? पैट्रॉन्स कौन होते हैं? एंशिएंट टाइम्स में पैट्रॉन
means a wealthy man who supports an artist, craft person, noble or a learned man. Patron कौन होते हैं? जैसे आपके काम को शरण देने वाले हैं ना। अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हो, जैसे आप बोलने में अच्छे हो, जैसे बीरबल का पैट्रन अकबर थे, या फिर आप अगर आप हंसाने में अच्छे हो, लिखने में अच्छे हो, आर्ट करने में अच्छे हो, पेंटिंग में अच्छे हो, डांस करने में अच्छे हो, तो आप बिना पैसों के जो है ये आप चीज़ें बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते हो। तो आपके कला को जो समझ पाता है, आपके कला को जो फुटेज देता है, आपके कला को जो अप्रिशिएट करता है और उसके बदले में आपको अच्छी खासी जो है कुछ इनकम भी आपको मुहैया कराता है, तो ऐसे लोगों को पेट्रोन्स बोला जाता था पुराने टाइम पे। वट इज़ द होली बुक ऑफ मुस्लिम? मुस्लिम की होली बुक का नाम कुरान है। हु डज शिया मुस्लिम बिलीव? शिया मुस्लिम हिंद जो मुस्लिम इस्लाम है, इस्लाम के जो फॉलोअर्स हैं वो भी दो पार्ट में बटे हुए हैं, डिवाइडेड हैं। फर्स्ट इज़ नोन एज शिया एंड द सेकंड वन इज़ नोन एज सुन्नी। तो शिया मुस्लिम्स का क्या एक्चुअली है, वो प्रॉफिट जो भगवान मोहम्मद थे उनके सन इन लॉ, उनके दामाद को फॉलो करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। एंड वू डज सुन्नी मुस्लिम बिलीव? सुन्नी मुस्लिम किसको फॉलो करते हैं? दे फॉलो द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स। खलीफा करके एक इनके गुरु हुआ करते थे बहुत समय तक। प्रॉफिट मोहम्मद के मरने के बाद उनके फॉलोअर्स को जो एक लीडर था, उस लीडर को ये लोग खलीफा बोलते थे, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनके ही आदेशों को, उनके ऑर्डर्स को फॉलो किया करते थे। तो ये लोग खलीफा को फॉलो करते हैं, सुन्नी लोग। Lesson number 2 is new kings and kingdoms. Question number 1 is who were Samantas? Samantas आपने सुना होगा, हिंदी वर्ड है, संस्कृत वर्ड है इनफैक्ट। तो सामंता they used to bring gifts for the king. Later they became powerful and declared themselves to be मंडलेश्वर। तो ये वो लोग थे जो किंग के सबॉर्डिनेट थे, किंग से छोटे थे, अपने अपने एरिया में एक बहुत बड़े एरिया को ये लोग लुक आफ्टर करते थे। बट टाइम टू टाइम क्या करते थे, राजा के लिए गिफ्ट लेके आया करते थे। कहने का मतलब जो टैक्स इकट्ठा करते थे उसी टैक्स का एक हिस्सा ये लोग राजा को गिफ्ट कर दिया करते थे। बाद में ये सारे सामंत लोग थोड़े और स्ट्रांग हो गए, तो उसके बाद इनको महामंडलेश्वर बोला गया। वट यू मीन बाय हिरण्यगर्भ? हिरण्यगर्भ क्या होता है? इट वॉज अ रिचुअल परफॉर्म बाय द नॉन क्षत्रिय किंग्स टू रिवर्स देम एज अ क्षत्रिय। आपको पता होना चाहिए हिंदू सोसाइटी के अंदर ब्राह्मण का काम पूजा करना होता है, तो सिमिलरली क्षत्रिय का काम रूल करना होता है, वॉर करना होता है, राजा बनना होता है। तो पुराने टाइम पे कभी कभी क्या होता था, कोई नॉन क्षत्रिय कुल का जो स्ट्रॉन्ग कोई पर्सन था तो वो राजपाट करने लग जाता था, या फिर कुछ एरिया को जीत के जो है वो राजा बन जाता था। तो उसके बाद वो क्या करता था, ये हिरण्यगर्भ नाम का जो एक यज्ञ है इसको परफॉर्म करता था। ये हिरण्यगर्भ रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद, इस यज्ञ को परफॉर्म करने के बाद को ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय बन जाएगा, या फिर जो नॉन क्षत्रिय पर्सन है वो भी अपना क्लैन चेंज करके क्षत्रिय में कन्वर्ट हो जाता था। तो कहने का मतलब ये है, पुराने टाइम पे किसी भी राजा को क्षत्रिय होना बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके लिए भले ही जो है वो अपना कुल चेंज करना पड़ जाए उसको। हु वॉज दांती दुर्गा? He was a Rashtrakuta chief who overthrew his Chalukya overlord to become king himself. तो वो जो है चालुक्य जो डायनेस्टी था उनके अंडर काम करता था दांती दुर्गा। बाद में वो इतना स्ट्रांग हो गया कि उसने चालुक्य डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके खुद जो है रूलर बन गया। What is common in कदमा मयूर शर्मा एंड द गुर्जरा हरिश्चंद्र? इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? दे बोथ वर ब्राह्मण रूलर्स ऑफ कर्नाटका एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली। तो पुराने समय में अगर ये कोई बोला जाता था कि क्षत्रिय ही केवल रूल करते हैं, तो उनको झुटलाने में इन दो रूलर्स का भी अहम योगदान है। तो ये जो थे, ये कदमा मयूर शर्मा ये कर्नाटका के ब्राह्मण रूलर थे, और ऐसे ही गुज्जर हरिचंद्रा ये राजस्थान के ब्राह्मण रूलर थे। वट डज़ द टाइटल महाराजा धीराज मीन्स? हमने बहुत सारी मूवी सीरियल्स में देख रखा है महाराजा धीराज, तो हमको तो पता होना ही चाहिए। महाराजा धीराज का मतलब होता है ग्रेट किंग ओवर लॉर्ड ऑफ किंग्स। किंग के किंग जो होते हैं उनको हम महाराजा धीराज बोलते हैं। वट डज़ द टाइटल त्रिभुवन चक्रवर्ती मीन्स? त्रिभुवन, त्रि का मतलब तीन होता है, भुवन का मतलब मेरे ख्याल से तीनों लोक हो गया है ना, चक्रवर्ती का मतलब सबके सम्राट टाइप का कुछ होगा। इट मीन्स लॉर्ड ऑफ 3 किंग्स, 3 किंगों का जो लॉर्ड है उसको त्रिभुवन चक्रवर्ती बोला जाता है। व्हाट इज वेट्टी?
इट इज़ अ फॉर्म ऑफ टैक्स विच वॉज नॉट टेकन इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। वेटी क्या था, एक वैसे तो जो टैक्स या रेवेन्यू होता है आप सब जानते हैं, हम लोग जो है इन कैश देते हैं, अभी भी अपने गवर्नमेंट को देते हैं, तो पुराने टाइम पर भी जो है टैक्स या तो अनाज के रूप में या फिर किसी और गिफ्ट के रूप में राजा को दिया जाता ही था। बट वेटी जो टैक्स था उसमें आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता था। इनफैक्ट उस टैक्स के बदले में आपको अपने राजा के लिए या फिर अपने सामंतों के लिए या फिर आपके एरिया का जो भी हेड है उसके लिए लेबर करना पड़ता था, यानी मजदूरी करनी पड़ती थी। फोर्स लेबर समझ लो, अगर आपकी इच्छा ना भी है तब भी आपको वो टैक्स देना ही पड़ता था। वट इज़ कदमाई, ये सारे साउथ इंडियन टर्म्स हैं, तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द साउथ इंडियन मेडिवल हिस्ट्री। वट इज़ कदमाई, कदमाई इट वॉज अ लैंड रेवेन्यू, जो लैंड से जनरेट होता था टैक्स उसको वो लोग कदमाई बोलते थे साउथ इंडिया में। वट इज़ मेंट बाय प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब देखो प्रशंसा होता है ना, तो इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ रूलर्स, तो रूलर्स के बारे में खूब सारे बड़ा चढ़ा के जो बातें लिखी जाती है, प्रशंसा करके जो बातें लिखी जाती हैं, उन बातों को लिखी जो गई है जिन बुक्स को, उन बुक्स को या फिर उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रशस्तिज बोला गया है। विच 3 रूलर्स फॉट फॉर अ लॉन्ग फॉर द कंट्रोल ओवर द कन्नौज, कन्नौज एक प्लेस है इंडिया के अंदर, बहुत फेमस प्लेस था, मेडिवल प्लेस भी था और एंशिएंट प्लेस भी था। इस कन्नौज प्लेस को हड़पने के लिए, कब्जाने के लिए 3 रूलर्स हमेशा एक दूसरे से बहुत लंबे समय तक लड़ते रहे, और वो 3 थे गुज्जर प्रतिहारा, पाला एंड राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। और इस स्ट्रगल को बहुत ज़्यादा जो है हिस्ट्री में ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, 3 पार्टियों की जो स्ट्रगल है उसके रूप से भी फेमस है। व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म सुल्तान, सुल्तान वर्ड मुस्लिम वर्ड है, तो एन अरेबिक टर्म मीनिंग रूलर, जैसे हम लोग अपने राजाओं को, रूलर को राजा बोलते थे, तो सिमिलरली जो इस्लामिक रूल लोग थे जो बाहर से आए थे वो अपने राजा को सुल्तान बोलते थे। हु रेडेड सोमनाथ टेम्पल, गुजरात के अंदर जो सोमनाथ टेम्पल था बहुत ही पुराना टेम्पल था, उसके ऊपर बहुत बार रेड हुई है, तो सबसे पहले उसको रेड किया था सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, जो अफगानिस्तान का था रूलर, उसने। हु रोड किताबुल हिंद, किताबुल हिंद लिखी गई है अलबुरानी, वो एक अरेबियन स्कॉलर थे, तो किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है, अलबुरानी, वो इंडियन स्कॉलर नहीं, इनफैक्ट वो ही वॉज एन अरेबियन स्कॉलर। वेयर डिड चहमानाज और चौहानाज रूलर रूल, चौहान रूलर्स को पहले चहमानाज बोला जाता था, बाद में उनका नाम चौहान रूलर्स पड़ा, तो उन्होंने कौन सी जगह पे रूल किया था, उन्होंने दिल्ली और अजमेर एरिया के आसपास अपना रूल किया था। हु वॉज द मोस्ट फेमस चौहान रूलर, आंसर है पृथ्वीराज चौहान 3। हु डिफीटेड सुल्तान महमूद गौरी इन 1911, पृथ्वीराज चौहान 3 ने जो है 2 लड़ाइयाँ हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो फर्स्ट लड़ाई में मोहम्मद गौरी जो है गुरीद अफगानिस्तान में एक जगह है वहाँ का रूलर था, और वो इंडिया आया था, और उसका जो सामने है दिल्ली के रूलर पृथ्वीराज चौहान से हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने उसको बुरी तरह से हरा दिया था। बट सेकेंड वाले फाइट में जो 1911 के 1191 है, ये पूरा मिस प्रिंट हो गया, सॉरी फॉर दैट, लेट मी करेक्ट इट, दिस इज 1191 है ये। उसके 1 साल बाद जो है सुल्तान महमूद गौरी फिर से इंडिया के अंदर आया, और उसके बाद जो है 92 में जब उसने लड़ाई की, तो इस बार जो है मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने हरा दिया। हु बिल्ड द टाउन ऑफ थंजावर, थंजावर साउथ इंडिया में एक टाउन है, बहुत फेमस टाउन है, तो वो बिल्ड किया था विजयालया ने, वो चोला डायनेस्टी के रूलर थे। Who is considered the most important and powerful Chola ruler? His name was Rajaraja I. Which Chola ruler raided Sri Lanka and South West Asia? साउथ का पूरा एरिया तो ऑक्यूपाई कर लिया, उसके बाद फिर श्रीलंका और साउथ वेस्ट एशिया को भी कैप्चर करने वाला साउथ इंडियन रूलर कौन थे, वो थे राजेंद्र वन, राजा 1 के पुत्र थे वो। हु बिल्ड द टेम्पल्स ऑफ थंजावर एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम, ये टेम्पल बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर से बने हुए टेम्पल हैं साउथ इंडिया के, तो इन दोनों टेम्पल्स को किसने बिल्ड किया था? टेम्पल ऑफ थंजावर इट वॉज बिल्ड बाय चोला किंग्स राजा, और गंगाईकोंडा चोलापुरम इट वॉज बिल्ड बाय किंग राजेंद्र। तो आप देख सकते हैं दोनों एक ही डायनेस्टी के हैं, और दोनों जो है चोला डायनेस्टी के रूलर हैं, ही इज़ फादर एंड ही इज़ सन।
विच ब्रॉन्ज इमेजेस आर वर्ल्ड फेमस। चोला के जो ब्रॉन्ज इमेजेस हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं क्योंकि उनका जो ब्रॉन्ज भी इतना फाइन क्वालिटी का और उनके जो स्कल्पचर्स हैं वो इतने अच्छे क्वालिटी के हैं जो हमको हिस्टोरियंस को मिले हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं। वट इज़ मेंट बाय उर, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द साउथ इंडियन टर्म्स। तो उर जो है नॉर्थ इंडिया में नहीं चलता है, उर जो वर्ड है साउथ इंडियन वर्ड है। तो हिस्ट्री में उर का मतलब क्या है? सेटलमेंट ऑफ इजिप्ट, गांव का जो गांव है, गांव को मेरे ख्याल से हम लोग उर बोलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय नाडू, नाडू इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ उर और विलेजेस। सपोज एक गांव है तो उसको हम उर बोलेंगे, बट अगर 5, 10, 20, 25 गांव हैं तो उन गांव के ग्रुपों को दे यूज टू कॉल इट नाडू। इसी मेरे ख्याल से तमिलनाडु का नाम तमिलनाडु पड़ा होगा क्योंकि बहुत सारे तमिल्स के नाडु हैं वहाँ पर, यानी ग्रुप्स ऑफ विलेजेस हैं, दैट्स वाई इट वॉज नेम्ड एज तमिलनाडु। व्हाट इज वल्लंगवई, वल्लंगवई अकॉर्डिंग टू चोला डायनेस्टी में वल्लंगवई क्या होता था? ये था लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट, जो नॉन ब्राह्मण लोग थे उनके जमीन को वल्लंगवई बोला जाता था। व्हाट इज ब्राह्मदेया, चोला डायनेस्टी में ब्राह्मदेया क्या है? अ लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स। आप जो है वर्ड से भी थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, ब्राह्मण को दिया है ना, ब्रह्मदेया मतलब जो ब्राह्मण को दे दिया, दैट लैंड इज नोन एज ब्रह्मदेया। व्हाट इज शलभ होगा, शलभ होगा ये भी चोला डायनेस्टी का वर्ड है। अ लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल, स्कूल शल का मतलब पाठशाला होगा, शालब होगा है ना, तो उससे आप रिलेट कर दीजिए जो शाला है और जो स्कूल को दी हुई जमीन है राजाओं के द्वारा, दैट इज नोन एज शलभ होगा। व्हाट इज़ देवदाना, देवदाना से फिर हम इसको रिलेट कर सकते हैं, देव का मतलब ईश्वर होता है, ईश्वर को दी गई हुई जो दान है या फिर मंदिर बनाने के लिए जो लैंड गिफ्ट किया जा सकता है उसको देवदाना बोलते हैं। व्हाट इज़ नगरम, नगरम जो है शहर से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो इट इज़ एन एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स। जैसे आज के टाइम पे भी बहुत सारे जो ट्रेडर्स यूनियन हैं और जो हर स्टेट का या हर मार्केट के जो व्यापारियों का एक संघ होता है, तो सिमिलरली दैट टाइम ऑल्सो दे हैड अ यूनियन। तो उस यूनियन को साउथ इंडिया में दे यूज टू कॉल इट नगरम। इट वॉज द एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, व्यापारियों का जो समूह था। लेसन 3 इज द दिल्ली सुल्तान हु फर्स्ट मेड द दिल्ली इट्स कैपिटल। अब हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में क्योंकि जो मेडिवल पीरियड है दैट इज कम्प्लीटली द डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड द डायनेस्टीज ऑफ द मुगल एम्पर। इन दो जो है डायनेस्टीज के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। एंशिएंट इंडिया में हमने अशोका के बारे में पढ़ लिया है, मौर्य गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ लिया है, बट मेडिवल इंडिया में हम लोग केवल मुगल डायनेस्टी और दिल्ली रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे और मॉडर्न इंडिया में हम लोग ब्रिटिश इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो हु फर्स्ट मेड दिल्ली इज कैपिटल, तो बनाया था तोमर राजपूत ने 12th सेंचुरी ईडी में। व्हाट इज मेंट बाय दहली वाल, दहली वाल एक्चुअली है क्या? दीज आर द प्लेसेस वेयर कॉइन्स वर मिंटेड बाय जैन मर्चेंट्स इन दिल्ली। तो जहाँ पर कॉइन मिंट किए जाते थे उन जगहों को वाल बोला जाता था और मिंट को दहली बोला जाता था। तो मेरे ख्याल से उसी से जो है दिल्ली का नाम दिल्ली पड़ा होगा, दिल्ली पड़ा होगा। शो द टाइमलाइन ऑफ दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सुल्तान का जो टाइमलाइन है, इस वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं। एक्चुअली देखो, सबसे पहले दिल्ली को जो कैपिटल बनाया था वो अनंग पाल ने बनाया था, वो तोमर डायनेस्टी से बिलोंग करता था। तो 1130 से 1145 तक ही हैड रूल। उसके बाद तोमर के बाद आए चौहान डायनेस्टी। देखो अभी तक भी जो है हिंदू रूलर्स का राज है इंडिया के अंदर। तो चौहान डायनेस्टी के सारे रूलर्स तो वी कैन नॉट मेंशन आउट हियर, द ओनली इंपॉर्टेंट वन पृथ्वीराज चौहान वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ चौहान डायनेस्टी एंड ही हैड रूल फ्रॉम 1175 टू 1192। बस उसके बाद जो है इंडियन रूलर्स का डाउनफॉल शुरू हो गया। उसके बाद आए स्लेव रूलर्स। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तो मोहम्मद गौरी उनको हराने के बाद दिल्ली को लूट के वापस अपनी कंट्री गुरीज चला गया, अफगानिस्तान चला गया। बट उसने अपने पीछे अपने एक जो स्लेव था, जनरल जो उनका स्लेव था, उस स्लेव को वो छोड़ गया। उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। तो ही वॉज टर्किश स्लेव रूलर। उसके अलावा इसका जो सन इन लॉ था उसका नाम इल्तुमिश था, ही हैड रूल्ड आफ्टर हिम। एंड इल्तुमिश के बाद इल्तुमिश की जो डॉटर थी रजिया सुल्तान, शी रूल्ड। और रजिया सुल्तान को गद्दी से उतारने के बाद उसका एक कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट जनरल था वो घियासुद्दीन बलबन। सो दीज 4 पर्सन हु बिलोंग टू द स्लेव डायनेस्टी। स्लेव का मतलब होता है गुलाम। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो राजा लोग होते थे गुलामों को खरीदते थे, जो स्ट्रॉन्ग गुलाम होते थे उनको अपनी आर्मी में अच्छे पोस्ट पे दे देते थे क्योंकि गुलाम लोग जो है बड़े फेथफुल होते थे अपने रूलर्स के, इसलिए ये गुलाम रूलर्स के शासक हैं।
और स्लेव रूलर्स के बाद आई खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का भी आप टाइम पीरियड देख सकते हैं, 1200 सेंचुरी से लेके 1320 सेंचुरी तक दे हैड रूल। इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स थे जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। हमने अलाउद्दीन खिलजी बहुत नाम सुना हुआ है इनका। फिर खिलजी के बाद आई तुगलक डायनेस्टी और उन्होंने 1320 से लेके 1414 ऑलमोस्ट 100 साल तक दे हैड रूल्ड। इसके जो इंपॉर्टेंट रूलर थे घियासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है। मोहम्मद तुगलक के बारे में भी आप लोगों ने बहुत कुछ सुना हुआ है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट रूरल्स ऑफ तुगलक डायनेस्टी। फिर आई सैयद डायनेस्टी जिन्होंने 1414 से लेके 1451 तक रूल किया। एंड द इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज खिज्र खान। And the last dynasty of Delhi Sultanate was Lodi dynasty, who ruled from 1451 to 1489, and the important ruler of this dynasty was Bahlul Lodi. As you can see, there is difference between Delhi Sultanate and the Mughal Empire. Delhi Sultanate बिल्कुल अलग डायनेस्टी है और वैसे ही मुगल सल्तनत अलग डायनेस्टी है। दिल्ली सल्तनत और मुगल डायनेस्टी दोनों एक नहीं है, आपको याद रखना चाहिए। ये जितने भी हमने डायनेस्टी पढ़ी ना, डायनेस्टी का मतलब क्या होता है, वंश, है ना। तो ये जितने भी डायनेस्टी पढ़ी यहाँ से लगा लो, तोमर से लेके लोधी डायनेस्टी। अगर हम इन दोनों को हटा देंगे ना, तोमर और चौहान को हटा देंगे और स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट करेंगे, तो इनको हम दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के ऊपर देखो एक ही फैमिली ने रूल नहीं किया है। स्लेव के बाद खिलजी आई, खिलजी के बाद तुगलक आए, तुगलक के बाद सैयद आए, सैयद के बाद लोधी आए, है ना। तो इन सारी डायनेस्टी को ही हम दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। इनको मुगल डायनेस्टी बिल्कुल नहीं बोलते हैं। मुगल डायनेस्टी तो बाबर से स्टार्ट होती है, वो अलग डायनेस्टी है, वो अलग फैमिली है। वो बहुत लंबे समय तक के लिए रूल की थी, इसलिए उनका बिल्कुल ही अलग जो है टाइमलाइन चलेगा। तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली सुल्तान्स विच इज़ इंक्लूडेड ऑफ ऑल दीज डायनेस्टी। इनको लर्न करने का एक ईजी थोड़ा सा आपको ये बता दूँ मैं, तू खा तू सालो, है ना। तो इसको अगर आप लर्न करोगे इस हिंट वर्ड को, तो यू कैन लर्न ऑल द फैमिली ट्रीज एंड डायनेस्टीज ऑफ तुगलक, सॉरी दिस दिल्ली सल्तनत डायनेस्टी। TU से हमने देखा था टर्किस, TU से टर्किस डायनेस्टी होगी, KHA से खिलजी डायनेस्टी होगी, TU से फिर से तुगलक डायनेस्टी होगी, SA से सैयद डायनेस्टी हो गई और LO लास्ट में लोधी डायनेस्टी। तो टर्किस, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, दीज आर द various dynasties which ruled over the Delhi for a long period. तो तू खा तू सालो। वट वॉज बैंडगन ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत? बैंडगन क्या था? दे वॉज स्पेशल स्लेव्स परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस। मिलिट्री में अगर आपको सोल्जर्स की मात्रा को सोल्जर्स को इंक्रीज़ करना है, तो सोल्जर्स कम पड़ रहे हैं, तो बैंडगन करके जो है स्पेशल स्लेव्स थे, गुलाम थे, जिनको अफ्रीका से खरीद के लाया जाता था, या फिर जो भी गरीब कंट्रीज़ हैं वहाँ से खरीद के लाया जाता था, फिर उनको आर्मी में रिक्रूट किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कुव्वत अल इस्लाम। दिस वॉज अ रिलीजियस मॉस्क built during last decades of the 12th century. It is also known as Delhi-e-Kunha. The mosque was enlarged by Iltutmish and Alauddin Khilji. The minar was built by two sultans, Qutbuddin Aibak and Iltutmish. जब ये देखिए कुव्वत उल इस्लाम, तो इसको जो है दिल्ली कुन्हा भी बोलते हैं। तो दिल्ली कुन्हा, तो इसका मतलब ये दिल्ली में ही सिचुएटेड होगा, और इसको इल्तुमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। और उसके बाद द मीनार वॉज बिल्ड बाय टू सुल्तान्स, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुमिश। तो ये देख लीजिए, ये भी ऑलमोस्ट मॉस्क टाइप का ही है, सुंदर सी बिल्डिंग, मोन्यूमेंट है दिल्ली के अंदर। वट इज़ मस्जिद? अ मॉस्क इज़ कॉल्ड अ मस्जिद इन अरेबिक। जैसे हम लोग का मंदिर होता है हिंदू लोगों का, वैसे ही मुस्लिम लोगों का प्रेइंग जो प्लेस होता है उसको वो लोग मस्जिद बोलते हैं, और ये वर्ड इनका अरेबिक वर्ड है। Who is called a imam? A Muslim learned male leader for the rituals of prayer. He also delivers the sermon khutbah during the Friday prayer. जैसे हम लोग अपने कोई कर्म कांड होते हैं, पूजा। Who is called a imam? A Muslim learned male leader for the ritual of prayer. He also delivers the sermons khutbah during the Friday prayer. जैसे हम लोग अपने कर्म कांड करने के लिए, अपने धार्मिक अनुष्ठानों को करने के लिए ब्राह्मण्स को आमंत्रित करते हैं, तो सिमिलरली मुस्लिम लोग भी इमाम को रखते हैं जो उनके मॉस्क का लुक आफ्टर करता है। इसके अलावा फ्राइडे की जो नमाज होती है उसको वो खुतबा बोलते हैं, उसको भी जो है वो ज़ोर ज़ोर से पढ़ता है। मुस्लिम स्टैंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन ड्यूरिंग प्रेयर? The answer is towards Mecca. In India, it is west. This is called Qibla.
मक्का डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, मक्का मदीना जो है सऊदी अरब में है, तो उस डायरेक्शन की तरफ वो अपना मुंह करके अपना प्रेयर अदा करते हैं. द वे वी डू इट ऑन इन द ईस्ट डायरेक्शन, दे डू इन द वेस्ट डायरेक्शन. क्योंकि देखिए, अगर हम इंडिया का मैप बनाते हैं तो दिस वे, राइट है ना, तो जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं दे आर लोकेटेड ऑन दिस साइड, और इंडिया का जो ये साइड है दिस इज़ नोन एज ईस्ट, और यहाँ पर इनका मक्का मदीना है तो दिस इज़ वेस्ट. तो दे ऑल स्टैंड फेसिंग देयर माउथ और द फेस टुवर्ड दिस वेस्ट साइड, तो दैट्स वाई दे फेस toward this side, whereas Hindus they face the eastern side because they believe that the eastern side is the, you know, origin of sunrise. Next is who built Maut ki Masjid? Sikandar Lodi's ministers, he had built this masjid. Who built Begumpuri Mosque? Begumpuri Mosque was built by Muhammad Tughlaq. What are इक्ताज? इक्ताज आर द पीसेस ऑफ लैंड गिवन टू मिलिट्री कमांडर्स. एंशियंट टाइम्स में क्या होता था, बहुत सारे कमांडर रख लेते थे, बहुत सारे प्रोविंस को रूल करने वाले गवर्नर्स रख लेते थे, तो उनको सैलरी के बजाय रूलर जो होता था, जो सुल्तान होता था, वो बहुत बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े दे देता था या फिर पूरे गांव के गांव दे देता था, सो दैट उसमें से वो रेवेन्यू कलेक्ट करें और अपने खुद का खर्चा और उनके पास जो ट्रूप होती थी, छोटी सी जो सेना होती थी, उसका भी खर्चा वो लोग निकाल पाएँ. तो ऐसे ही इक्ताज वर द पीसेस ऑफ लैंड विच वर गिवन टू द मिलिट्री कमांडर्स. हु वॉज मुक्ति? मुक्ति वॉज द होल्डर ऑफ इक्ताज. जो लैंड को होल्ड करता था उसको मुक्ति बोलते थे या फिर उसको इक्तेदार भी बोल सकते थे. मंगोल लीडर गेंगिस खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग विच दिल्ली सुल्तान? मंगोल का एक बहुत ही खतरनाक रूलर था, गेंगिस खान था उसका नाम. वो इंडिया के अंदर आया था लूटने के लिए इंडियन रूलर्स को, इंडियन कॉन्टिनेंट को. तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? दैट टाइम इट वॉज बींग रूल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी. Which ruler started his career as a manager in Bihar? He was शेर शाह सूरी 1540 से लेके 1545 तक. Who defeated हुमायूं? हुमायूं को डिफीट किया था शेर शाह सूरी ने. What was the reigning time of शेर शाह सूर? 1540 से लेके 1555 तक he had reigned over Delhi. Next lesson, now let us talk and read about the Mughal Empire. Before this lesson we were reading about the Delhi sultans and the Delhi Sultanate. Very important question. Now let us see the Mughal Empire. Mughal Empire means, you know, this is entirely complete different dynasty from that of Delhi Sultanate. When did Babur succeeded to the throne of Fargana, Afghanistan? अफगानिस्तान में there is one place known as Fargana. वहाँ का रूलर बना था बाबर. वो कब बना था? That was in 1494 when he was only 12 years of age. When did बाबर defeated इब्राहिम लोदी द सुल्तान ऑफ दिल्ली? उसके बाद जो है बाबर थोड़े से बड़े हुए तो he came towards इंडिया और दिल्ली को लूटने के लिए आए, दिल्ली के ऊपर कैप्चर करने के लिए आए. तो यहाँ पर उनका सामना इब्राहिम लोदी से हुआ था. एज वी हैव रेड, जो लास्ट रूलर था दिल्ली सुल्तान्स का वो लोदी डायनेस्टी थी. तो इब्राहिम लोदी को हरा के फिर मुग़ल डायनेस्टी दिल्ली के ऊपर काबिज हुई थी. तो दैट वाज इन 1526 और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर दिल्ली और आगरा का सुल्तान बन गया. हु वाज द मदर ऑफ जहांगीर? मैनी ऑफ द मुगल प्रिंस किंग्स दे हैड मैरिड राजपूत प्रिंसेस ऑफ आवर कंट्री. तो जो जहांगीर की मदर थी, शी हरसेल्फ वॉज अ कच्छवाहा प्रिंसेस एंड डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ अंबर. अंबर के जो राजा थी उनकी बेटी थी. हु वॉज शाहजहांस मदर? शी वॉज अ राठौर प्रिंसेस, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़. मारवाड़ को अब हम जोधपुर भी बोलते हैं. तो जोधपुर की प्रिंसेस थी शाहजहां की मदर. व्हाट इज मेंट बाय प्रियोगेनिचर? It is the tradition where the eldest son becomes ruler after father. As we have seen in ancient history also, फादर के बाद द एल्डेस्ट सन, जो सबसे बड़ा पुत्र होता था, वो ही राजगद्दी पे बैठता था. तो दिस ट्रेडिशन गोज ऑन इन मैनी कंट्रीज, इन मैनी डायनेस्टीज. तो इस सिस्टम को, इस कल्चर को प्रियोगेनिचर बोलते हैं. व्हाट इज मेंट बाय को पेरेंट्सनरी इनहेरिटेंस? It is a Mughal and Timurid custom where the inheritance is divided amongst all sons. मुग़ल या फिर जो तिमूर जो लंग था, टेमुरिड जो डायनेस्टी थी, उस डायनेस्टी के अंदर ये ट्रेंड था कि जो एल्डेस्ट सन है ही विल नॉट बिकम द रूलर. इनफैक्ट क्या होगा, जो रूल होता है, जो डायनेस्टी होती है, जो प्रोविंस होता है, वो सारे सन्स में इक्वली डिवाइड कर दिया जाता था.
व्हाट इज़ वतन जागीर? दीज वर द लैंड ग्रांट्स। जब हम लैंड जो है किसी मनसबदार को या फिर सूबेदार को, गवर्नर को लुक आफ्टर करने के लिए दे देते हैं तो उनको वतन जागीर बोलते हैं। Who were तुरानीज? दे वर द टर्किश नॉवल्स इन मुगल एम्पायर। मुगल जब लोग आए थे इंडिया के अंदर तो ऐसा नहीं था कि वो अपने साथ केवल अफगानिस्तान के सोल्जर्स या अफगानिस्तान के गवर्नर ही लेके आए थे, वो ईरान से भी बहुत सारे गवर्नर ऑफिसर्स लेके आए थे। ऐसे ही जो है वो लोग टर्की से भी बहुत सारे गवर्नर्स लेके आए थे, तो वो लोगों को लेके वो इंडिया के अंदर ही आए थे और अभी तक भी वो लोग जो है उनके साथ काम करते थे। वो उनके बाद फिर उनके पुत्र, उनके बाद फिर उनके पुत्र, तो बहुत सारे जो टर्किश नोबल्स थे वो मुगल डायनेस्टी की शोभा बढ़ा रहे थे। Who were called mansabdars? It refers to an individual who holds a mansab, जिसके पास कोई रैंक होती है। मनसब का मतलब रैंक होती है, तो रैंक को होल्ड करने वाला पर्सन इज नोन एज मनसबदार। What is meant by jat? इट वॉज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे आज के टाइम पे अगर हम आपको सैलरी देते हैं तो सैलरी बोलते हैं 1K, 10K, है ना, 50K। तो सिमिलरली दैट टाइम जट का मतलब भी वैल्यू होता था। एक जट का मतलब हो गया लगभग 1000 रुपया। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल, दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट जट इन प्रेजेंट टाइम, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल। So 1 jet means lower salary, 10 jets means more salary, 100 jet means more salary, and 1000 jets means more and more salary. The more the value of jet and the bigger is the position of the person. Who was called सवार? सवार का मतलब जैसे भी बड़ा ऑब्वियस है, किसी के ऊपर चढ़ने वाला। जैसे कैवलरी मैन होती है, आप हॉर्स के ऊपर चढ़ते हो, तो हॉर्स के ऊपर चढ़ने वाले जो सोल्जर्स होते हैं दे वर नोन एज कैवलरी मैन, उनको मुगल टाइम पे सवार बोला जाता था। हु वॉज अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर? अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, उनका नाम टोडरमल था। व्हाट इज जब्त सिस्टम? इट वॉज अ रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। हु रोड अकबर नामा? अबुल फजल थे, जो अकबर के बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे। तो उन्होंने अकबर की जो पूरी एम्पायर है, उनका जो टाइम पीरियड है, उसकी हिस्ट्री को लिखा है। 3 बुक्स में लिखा हुआ है। आईने अकबरी, ये अलग कोई बुक नहीं है, इनफैक्ट जो है ये अकबर नामा की ही 3rd बुक का नाम है। सो अकबर नामा इज़ अ बुक रिटन बाय अबुल फजल हु वॉज इन द कोर्ट ऑफ अकबर। हु वॉज सूबेदार? अकबर के पीरियड में सूबेदार कौन होते थे? हु गवर्न अ प्रोविंस। उस समय जो है एक स्टेट को, आज के टाइम पे हम स्टेट बोलते हैं, तो उस समय स्टेट को सूबा बोला जाता था। जो सूबा का जो ओनर होता था, जो मालिक होता था, ही वॉज नोन एज सूबेदार। हु वॉज दीवान? ही वॉज द फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ प्रोविंस। जिस प्रकार से जो है गवर्न करने का जो काम होता है दैट वाज ऑफ द सूबेदार। सिमिलरली ऑल द फाइनेंशियल मैटर ऑफ अ प्रोविंस वाज लुक्ड आफ्टर बाय अ पर्सन, ही वाज नोन एज दीवान। हु वाज फौजदार? ही वाज अ मिलिट्री कमांडर ऑफ द प्रोविंस। हु वाज कोतवाल? ही वाज द पुलिस कमांडर ऑफ द टाउन। अब देखो, एक प्रोविंस के अंदर बहुत सारे टाउन होते होंगे, तो हम कह सकते हैं एक सूबे के अंदर एक ही सूबेदार हो सकता है, बट एक सूबे के अंदर बहुत सारे कोतवाल होंगे, क्योंकि उस सूबे के अंदर बहुत सारी सिटीज़ होंगी और अलग अलग सिटीज़ के अलग अलग कोतवाल होंगे। हु वॉज अ बख्शी? ही वॉज द मिलिट्री पे मास्टर। Who was Sadr? Sadr still we are using in our when we divide districts into many areas. So districts are further divided into Tehsil and Sadr. He was the religious and charitable patronage during the Mughal period. Sadr उसको बोला जाता था। Who received the title of Noor Jahan after marrying Jahangir in 1611? जहांगीर की जो वाइफ थी उनका नाम मेहरुनिसा था अर्लियर। देयर आफ्टर वन शी मैरिड जहांगीर, तो जहांगीर ने उनका नाम नूर जहां रख दिया, मीन्स लाइट ऑफ द वर्ल्ड। शी वॉज बिकॉज शी वॉज सो ब्यूटिफुल। वट इज सूले कुल? इट इज़ द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल पीस इंट्रोड्यूस बाय अकबर। बहुत सारे रूलर्स ने ट्राई किया कि वो अपना एक धर्म लेके चले, अपना एक नए धर्म को इंट्रोड्यूस करे, इन्वेंट करे। तो सिमिलरली अकबर को भी आइडिया आया कि वो एक ऐसा धर्म बनाए जिसको हिंदू मुस्लिम हर रिलीजन के लोग फॉलो करें। तो इसी मकसद से उन्होंने एक न्यू रिलीजन बनाया था जिसका नाम था सूले कुल, जो सक्सेसफुल एक्चुअली नहीं हुआ। डिस्क्राइब द मुगल टाइमलाइन। मुगल टाइमलाइन आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। दिस इज़ बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इनको हम जो है बादशाह भी बोलते हैं।
BHAJSA, B for Babar, H for Humayun, A for Akbar, J for Jahangir, S for Shahjahan, and A for Aurangzeb. Actually, they are not all the Mughal empires, only the important Mughal empires of the initial period. So that's why this is the, some clue word which I have created for you. If you can learn this, it will be easier for you to remember all the names of the Mughal emperors. So it's starting from Babar. He annexed the chair in 1526, and thereafter Humayun in 1530, then after Akbar in 1556, Jahangir in 1605, and Shahjahan in 1626, and Aurangzeb in 1658. Next lesson is lesson 5, rulers and buildings. Who constructed Qutub Minar? It was constructed by Qutubuddin Aibak, and only first floor he could complete 1199 CE में. उसके बाद जो बाकी ऊपर के जो टावर्स हैं उन टावर को पूरा करने का जो जिम्मेदारी था दैट वाज ऑन हिज सन इन लॉ. उनके सन इन लॉ का नाम था इल्तुमिश. तो इल्तुमिश ने जो है कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया. तो व्हाट वी कैन से कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने. दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द कुतुब मीनार इज ऑन हिज नेम, बट जो कंप्लीट है वो उनके सन इन लॉ इल्तुमिश ने कराया था. व्हाट इज हवेली? हवेली वर्ड भी मुगल वर्ड है. इट वाज अ लार्ज मेंशन ऑफ मर्चेंट्स. पुराने टाइम पे मुगल पीरियड में जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे उनके जो घर थे उन घरों को हवेली बोला जाता था. हु बिल्ट आगरा फोर्ट? आगरा फोर्ट अकबर ने बिल्ट किया था. What are बाउलीज? बाउलीज दीज वर द लार्ज स्टेप्ड वेल्स. आप लोगों ने देखी होंगी बहुत सारी मूवीज़ में. राजस्थान के अंदर ये ज़्यादा मिलती हैं बाउली. तो वहाँ पे क्योंकि पानी की कमी होती है तो बहुत बड़े बड़े वेल्स बनाए जाते हैं. ऐसे नहीं कि जो हमारे गांव में मिलते हैं छोटे से राउंड और सर्कुलर शेप के, वो बहुत बड़े स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर बाउलीज होते थे जिसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स यानी सीढ़ियाँ बनी रहती थी उसके नीचे तक जाने के लिए, इसलिए उनको बाउलीज बोला जाता है. द कंडारिया महादेवा टेम्पल वॉज बिल्ड बाय होम? It was built by King Dhanang-Deva of the Chandela dynasty in 999 CE. What is arcuate? The weight of the superstructure above the doors and windows was sometimes carried out by arches. This form was called arcuate in 12th CE. 12 CE में देखिए जो स्ट्रक्चर्स होते थे उनको बनाने का तरीका इस प्रकार से होता था. ये जो इनके जो सेमी सर्कुलर जो शेप्स हैं इन शेप्स को बनाने से इस मकान के ऊपर का जितना भी वेट है वो इन वेट के ऊपर आ जाता था. तो दिस फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर वाज नोन एज आर्कुएट. हु बिल्ड राजराजेश्वरा टेम्पल? इट वाज बिल्ड बाय किंग राजराजदेवा. व्हाट इज मेंट बाय शेडो ऑफ गॉड? पर्शियन कोर्ट chroniclers describe the sultan as the shadow of god. What is Hauj Sultani? It is a large reservoir constructed by Iltutmish, also called King's Reservoir. ये देखो ये भी इल्तुमिश ने बनाया है, दिल्ली के अंदर है पानी को सेव करने के लिए. Who introduced चहरबाग? चहरबाग का मतलब होता है चार, समझ लीजिए आप इनको, है ना. तो बाबर, it was placed within rectangular walled enclosure and divided into 4 quarters by artificial channels. As you can see here, देखो बीच में जो है एक बड़ा सुंदर सा वाटर फाउंटेन रखने के लिए जगह होती थी. उसके बाद जो है चारों तरफ ये 4 स्क्वायर्स में इनके गार्डन फैले हुए 1 2 3 4. और इन गार्डन तक जाने के लिए पानी का जो है इन्होंने छोटी छोटी नालियाँ बना रखी हैं. तो इसीलिए इसको हम चहरबाग बोलते हैं. और मुगल जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं उन बिल्डिंग्स में आपको इसी प्रकार के जो है चहरबाग देखने के लिए मिलते हैं. अगर आप ताजमहल घूमने गए हैं तो ताजमहल में भी इस प्रकार का गार्डन आपको देखने को मिल जाता है. नेक्स्ट इज व्हाट इज पिस्ताक? इट वाज अ टॉल गेटवे टू द डोम. डोम तक जाने के लिए बाहर एक बहुत बड़ा गेटवे होता था, इसी गेटवे को पिस्ताक बोलते हैं. ये देखिए अंदर जो है डोम है. डोम का मतलब होता है ऐसा प्लेस जहाँ पे किसी न किसी बड़े या फिर फेमस पर्सन का जो है कब्र होता है. व्हाट इज़ दीवाने आम? आम का मतलब होता है जनरल पब्लिक. तो इट वॉज मेड बाय शाहजहां. द सेरेमोनियल हॉल फॉर पब्लिक बिल्ड ड्यूरिंग शाहजहांस पीरियड. न्यू दिल्ली के अंदर जब आप जाएंगे रेड फोर्ट के अंदर तो देयर यू विल गेट द दीवाने आम, जहाँ पे ही यूज टू टॉक टू एंड टेक असेंबलीज एंड मीटिंग विद द लोकल पर्सन, लोकल पब्लिक. व्हाट इज़ दीवाने खास? खास मीन्स अ special person. The ceremonial hall for private audience was known as Diwane Khas.
Next lesson is town traders and craft person. Lesson number 6, name some temple towns. Temple towns किस किस को बोलते हैं एक्चुअली हम लोग? देखो, भिलावास्मिन विदिशा है मध्य प्रदेश में, उसके अलावा सोमनाथ गुजरात में है, कांचीपुरम एंड मदुरई तमिलनाडु में है, तिरुपति आंध्र प्रदेश में है. दीज वर सम टेम्पल टाउन्स. यहाँ पे टेम्पल बना था तो उसके बाद जो है आसपास लोगों का डेवलपमेंट होता गया और वो टेम्पल बड़े बड़े टाउन्स में कन्वर्ट हो गए. दैट्स वाई वी कॉल देम टेम्पल टाउन्स. Where is Pushkar Lake situated? It is situated in Ajmer, that is in Rajasthan. What are Manigramam and Nandesi? Manigramam क्या होता है? These are the guilds of traders in medieval. Now, what do you mean by guild? Guild means association of the traders. Which were two trading committees? Hindu Banyas and Muslim Bohras, they were the two important trading committees in medieval India. Who were Saliyar and Kaikolars? They were the prosperous trading communities of weavers in medieval India. उस समय देखो ऐसा नहीं है कि केवल जो है अच्छा जो उसमें स्टील इंडस्ट्री या फिर क्लॉथ इंडस्ट्री में ही बड़े लोग होते थे. इनफैक्ट जो वीबर कम्युनिटी थी उसके भी बहुत प्रॉस्परस यानी जो धनी ट्रेडर्स थे उनके जो नाम थे, उनकी जो जातियां हैं वो इस प्रकार से हैं. वन इज़ सालियार and one is Kaikolars. When did the Murshidabad become the capital of West Bengal? It was made the capital of West Bengal in 1705. Where is Hampi located? It is located in the Krishna Tungabhadra basin. As you can see, this is all known as the Vijayanagar Empire. और विजयनगर एम्पायर के अंदर हम्पी करके एक प्लेस था which were very famous. This place. Why Hampi is famous? It was the capital city of Vijayanagar Empire, founded in 1336. मेडिवल पीरियड में ही इस विजयनगर एम्पायर का फाउंड हुआ था और उसका जो कैपिटल सिटी था उसका नाम हम्पी था. दैट्स वाई दिस प्लेस इज़ वेरी फेमस. वट वॉज द स्पेशलिटी ऑफ द हम्पी वॉल? हम्पी के जो वॉल हैं जो हमको आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं उन वॉल्स की स्पेशलिटी ये है कि आज के टाइम पे व्हेन वी यूज़ व्हेन वी वांट टू मेक वॉल्स वी हैव टू कवर इट एंड द स्टिक द ब्रिक्स टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सीमेंट. तो बट इन जो हम्पी वॉल्स में है दे हैव नॉट यूज्ड एनी सीमेंटिंग मटीरियल. इनफैक्ट दे वर interlocked by the technique which is being shown on this picture. As you can see, there is no cementing material or no cement or no other sticking material. Only these bricks were interlocked with each other so that they should not get displaced from each other. Who described Hampi in the 16th century? में वहाँ पे एक पुर्तगीज ट्रेवलर डोमिंगो पेस आए थे. उन्होंने हम्पी की ब्यूटी को बहुत अच्छे से अपनी बुक में डिस्क्राइब कर रखा है. Who were Devdasis? They were the temple dancers who performed before the deity. They were hired and this was their lifetime job to work inside the temple and dance whenever there are special occasions before the deity in South India. विच वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हम्पी? हम्पी जो स्टेट था, जो कैपिटल थी, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल था महानवमी, जिसको आजकल हम नवरात्रि भी बोलते हैं. वट इज़ मेंट बाय विरूपाक्षा इन हम्पी? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा. Please subscribe our channel, that is Wow Education, so that we can bring more informative videos for your career and for your jobs. और इसके कंटिन्यूशन के लिए बाकी जो फर्दर वीडियोस हैं उनको देखते रहिए. थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब Wow Education.